अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ हन्नान बुखारी का आपको सलाम। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो, और इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आज 28 मई है, यौम तकबीर है, और यौम तकबीर के मौका पर आपको पता है कि पाकिस्तान की जानिब से एटमी धमाके भी किए गए थे। तो आज का दिन पाकिस्तान की कौम के लिए बड़ा ही अहम दिन है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो कि हमारे मुल्क के हीरो भी हैं, उनकी जानिब से ख़ास तौर पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, और ये कंट्रीब्यूशन कभी भी क़यामत तक नहीं पाकिस्तान के लिए बुलाया जा सकता, क्योंकि कौम को एक तोहफा दिया था, और वो तोहफा एटॉमिक बम का था। और वो एटॉमिक पावर बनने के बाद अब पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में पहचाना जाता है, और दुश्मन जो है वो मैली आंख से देखने से पहले 100 बार सोचता है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखना है कि नहीं। तो इसके लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनकी टीम को सलाम जो है वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से। और इसी के साथ साथ अगर ख़ास तौर पर बात करें प्राइवेट स्कूल्स की, तो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो आजकल काफ़ी क्राइसिस में जा रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने जिस तरह से लॉकडाउन खोलने के लिए बाकी छोटी दुकानों, छोटे कारोबार और बड़े कारोबारों को इजाज़त दी है, एसओपीज बनाए गए। एसओपीज बनाने के बाद ख़ास तौर पे जो है एसओपीज के साथ साथ उनकी टाइमिंग फिक्स की गई है। टाइमिंग बताई गई है कि कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक दुकान को खोला जाएगा, और इसके साथ साथ कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रख के कारोबार किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट की जानिब से बना दी गई हैं, लेकिन स्कूल्स को खोला नहीं जा रहा। स्कूल्स के लिए भी तो इनका कहना है कोई ना कोई एसओपीज तैयार कर लिए जाएंगे, जिसके लिए प्राइवेट स्कूल्स जो एसोसिएशंस हैं उनका ये कहना है कि 1 जून को गवर्नमेंट जो है वो अगर स्कूल्स को खोल देती है तो वो एसओपीज जो भी तैयार करेंगे उसको मद्देनजर रखते हुए स्कूल्स को चलाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए खास तौर पे हमने आज दावत दे रखी है। हमारे साथ असद बशीर गिल साहब हैं, जो कि कन्वीनियर है जॉइंट एक्शन कमेटी प्राइवेट स्कूल्स फैसलाबाद के। तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। सर बताइएगा, प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशन है उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि स्कूलों को 1 जून से खोल दिया जाए, और इवन गवर्नमेंट की जानिब से ये भी कहा गया था कि जो फीसिस हैं उसके अंदर डिस्काउंट दिया जाए। आपकी जानिब से दिया भी जा रहा है, लेकिन जो मसला पेश आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको उन फीसिस को कलेक्ट करने के लिए, उन जो माहाना फीसें होती हैं उनको कलेक्ट करने के लिए दिन मुकर्रर नहीं हो पा रहे। अब वो दिन मुकर्रर ना होने की वजह से आपको भी मुश्किलात का सामना है, और बहुत सारे स्कूल ऑनर्स की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि बिजली के बिल उसी तरह आ रहे हैं, लेकिन उनको चुकाने के लिए सिस्टम क्योंकि नहीं चल पा रहा, बच्चों से फीसें कलेक्ट नहीं हो पा रही, उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं, जैसे आपने भी पूरी कौम को मुबारकबाद दी, आज 28/22 है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का दिन है। तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को यौम तकबीर के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। प्राइवेट स्कूल के हवाले से जहाँ हमारी मुश्किलात हैं, तो ये सब जानते हैं कि जिस तरह से दूसरे कारोबार गवर्नमेंट ने अब खोल दिए आहिस्ता आहिस्ता। जब लॉकडाउन किया गया था तो प्राइवेट स्कूल्स ने गवर्नमेंट का साथ दिया था और इस लॉकडाउन में शामिल हो गए थे। अब जबकि हमारा कहना यह है कि जब बाकी तमाम शॉपिंग मॉल्स, कारोबार, ट्रांसपोर्ट सबको खोल दिया गया है, तो एसओपीज बना के प्राइवेट अदारों को भी इजाज़त दी जाए कि वो भी शिफ्ट वाइज कर लिया जाए। क्लासेस, बिल्कुल मुख्तलिफ क्लासेस को मुख्तलिफ अल्टरनेटिव डेज पे बुलाया जा सकता है। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी, प्राइवेट अदारे किसी भी शॉपिंग एक बाज़ार में और शॉपिंग मॉल की निस्बत बेहतर एसओपीज पे अमल कर सकते हैं। और ये प्राइवेट जो स्कूल्स के ऑफिस हैं या असातिज़ा है, इनका मैसेज ये बेहतर तरीके से बच्चों को ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कि किस तरह से इस वबाई सूरत हाल में अपने आप को महफूज रखना है। अदारे ये अगर पहले दिन से ही ऑफिस को खोलने की इजाज़त दी जाती तो इंटरेक्शन वालदैन का और स्कूल मैनेजमेंट का होता, तो ये बेहतर तरीके से लोगों को ये कम्युनिकेट किया जा सकता था, बताया जा सकता था कि इस वबाई सूरत हाल में बच्चों ने घर पे ख़ास तौर पर किस तरह से सर्वाइव करना है और किस तरह से इस चीज़ को, अपने आप को इस वबा से बचाना है। तो आप क्या समझते हैं, अगर 1 जून को गवर्नमेंट इजाज़त दे देती है, कौन से एसओपीज होंगे जो कि लागू किए जाएंगे? और इसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं, क्या वो मुतमिन हैं लॉकडाउन की वजह से जो स्कूल्स बंद हैं उनकी जानिब से कोई क्यूरीज आ रही हैं आपको, या उनकी जानिब से कोई फरमाइशें आ रही हैं कि आप स्कूल खोल दें?
या एसओपीज तैयार कर लिए जाएं? जी बिल्कुल, वालदैन भी हमसे राब्ते में हैं और उनका भी यही मुतालबा है कि एसओपीज को मद्देनज़र रखते हुए स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि बहुत लंबा गैप आ गया है, बच्चों का ये पूरा साल रिस्क पे है। तलीमी सरगर्मियाँ बंद होने की वजह से हमारे मुआशरे में हमारे लेवल पे और छोटी एज के जो हाई स्कूल हैं 16 ईयर्स तक की एज है, इसमें जो टेली एजुकेशन का या ऑनलाइन सिस्टम है वो भी कारगर नहीं हो रहा है छोटे बच्चों के लिए। वो यूनिवर्सिटी के लेवल पे तो वो चल सकता है, लेकिन एसओपी जैसे दूसरे शोबों के लिए स्कूल में इतने हमारे क्लासरूम्स इतने होते हैं कि प्राइवेट इदारे में मैं नहीं समझता किसी में भी 25-30 से ज़्यादा एक क्लास में स्ट्रेंथ है। अगर हम 2 शिफ्टों में भी बुला रहे हैं तो 15 बच्चों को एक कमरे में अकोमोडेट करना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा, जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर टीचर्स काम कर रहे हैं, क्या उनको उजरत दी जा रही है ना आने के बावजूद भी? उनको उजरत तो दी जा रही है, लेकिन स्कूल्स लोन के नीचे दब रहे हैं, स्कूल के वसाइल इतने नहीं है। उजरत के साथ साथ उनकी तनख्वाहों के साथ साथ जो बिल्डिंग्स के किराए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और मालकान उसमें रिलीफ देने पे तैयार नहीं है। तो इसलिए फिनेंशियल तौर पे जैसे गवर्नमेंट ने दूसरी शोबों को किया है, जो 20% गवर्नमेंट पेरेंट्स की हमदर्दी चाह रही है, पेरेंट्स के साथ रायत दे रही है, तो गवर्नमेंट उस 20% को एक तो यह है कि वो हमें रिबेट दे, उसको कंपनसेट करे। वो 20% हमें गवर्नमेंट हमारे स्कूलों से तादाद लें जो रिचेस्ट तादाद हैं, और जो 20% पेरेंट्स को रायत दी गई है वो हम चाह रहे हैं कि उसको गवर्नमेंट हमें रिफंड करे। और उसके साथ साथ जो हमारे किराए की मद में है और जो तनख्वाहें, एक तो फीस में रिफंड किया जाए, दूसरा ये जो तनख्वाहें हैं, सैलरीज हैं और जो रेंट हैं, दूसरे बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, दूसरे हमारे टैक्सेस हैं, उसमें भी हमें जो मार्कअप दिया फ्री 0 मार्कअप पे हमें लोन्स दिया जाए 6 महीने के लिए, ताकि हम इस सिस्टम को चलाए रखें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन इनका कहना है कि जब लंबा अरसा लॉकडाउन रहता है तो बिल्डिंग्स जो हैं वो फैसलाबाद भर के जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं ज़्यादातर उनकी बिल्डिंग्स जो हैं वो रेंट पे हैं, तो रेंट का सिस्टम होने की वजह से उनको चलाना मुश्किल हो गया है। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कि माहाना जो फीसिज हैं वो कलेक्ट करने के बाद जो स्कूलों की किराए जात हैं वो देते हैं, तो इसकी वजह से अब बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है। एसओपीज इनका कहना है कोई तैयार कर लिए जाएं, उसके तहत 1 जून से स्कूलों को खोलने की इजाज़त दी जाए। हमें अभी अभी ज्वाइन किया है जहांगीर अशरफ ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे सिटी 41 के, और ख़ास तौर पे जो महकमा एजुकेशन है उसकी बीट को संभालते हैं, और जितने भी स्कूलों के मामलात होते हैं शहर के अंदर या इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के मामलात होते हैं, उन पर बड़ी मौजूदा हालात पे बड़ी गहरी नज़र होती है। तो वेलकम करते हैं जहांगीर आपको शो के अंदर। जहांगीर, आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है प्राइवेट स्कूल्स को खोलना 1 जून से, और क्या एसओपीज अगर तैयार कर दिए जाते हैं तो इसको खोलना नुकसानदेह होगा या फिर फ़ायदा मंद होगा? क्या समझते हैं आप? हलान, गवर्नमेंट जो है उसका जो भी फैसला अभी तक आया एजुकेशन के हवाले से वो अचानक आया है। उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी और ऐलानात करने के बाद प्लानिंग की गई। अगर छुट्टियों की बात की जाए तो 3 मरहलों में ये 15 जुलाई तक एक्सटेंड की गई है। पहले अप्रैल में ही स्कूल खोलने का ऐलान किया गया, उसके बाद 1 जून से ऐलान किया गया, और उसके बाद अब तीसरे मरहले में 15 जुलाई का भी कहा जा रहा है कि नॉट डिसाइडेड येट। अब कल ही ट्वीट आया वजीर तालीम का कि अभी तक ये भी डिसाइडेड नहीं है कि 15 जुलाई को भी खुलेंगे या नहीं। पहली बात तो ये है कि हुकूमत जो है कोई भी ऐलान करती है उसमें स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करती। अब चूंकि इस वक्त सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आपका प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि फैसलाबाद की सिर्फ बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल की तादाद 2209 है, जबकि सिर्फ प्राइवेट स्कूल जो है फैसलाबाद में उनकी तादाद 6000 से ज़ायद है। तो कितना इसका मतलब है कि गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा जो आपके तादाद है वो प्राइवेट सेक्टर की है। बिल्कुल। तो आपको उनके तहफ़्फ़ुज़ात को देखना चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने जब कहा कि 1 जून से स्कूल ओपन करेंगे तो एक उम्मीद थी कि जो एडमिशन, चूँकि तालीमी साल जो है मोस्टली मार्च अप्रैल में स्टार्ट होता है, गवर्नमेंट अप्रैल में करती है, प्राइवेट सेक्टर मार्च में भी कर लेते हैं, कुछ फरवरी में कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मार्च अप्रैल का जो महीना है वो एडमिशन के हवाले से इनटेक का होता है। तो अब प्राइवेट सेक्टर को इनटेक नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि 1 जून से अगर स्कूल ओपन होते हैं तो इनटेक होगा, एडमिशन होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो चलता है आपकी फ़ीसों पे। फीसों के अलावा तो कोई सोर्स ही नहीं है ना, मेन सोर्स आपका फीसिस है, अगर वो कलेक्ट नहीं होंगी। और उसके अलावा सबसे बड़ा मसला ये आ गया जब छुट्टियां 4 माह तक हो गई, 13 मार्च से स्टार्ट हुआ और 15 अप्रैल तक ये 4 माह का स्पैन बन गया। तो अब जिन्होंने अपनी क्लासेस को अगले क्लासेस में बैठना था, पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमने तो अब अगली क्लासेस की बुक्स ही नहीं परचेज की, तो अब
पेरेंट को ये जवाब है कि अभी तो हमने नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ही नहीं करवाया, तो हम फीसेस क्यों दें। मसला ये आ रहा है सबसे ज्यादा, जो माली बहरान का शिकार हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर। अभी तक जो भी मार्च से अब तक की फीसों की कलेक्शन है वो मेरा नहीं ख्याल के 30-40% से ज्यादा हुई होगी। और जहांगीर, जो 10th क्लास होगी हाई स्कूल्स के अंदर, अगर वो 10th क्लास जब पास आउट करती है और पास आउट होने के बाद 4 महीने वो पहले नहीं गए और पास आउट होने के बाद वो किस तरह से फी को पे करेंगे? क्योंकि ऑटोमेटिकली उनको जाना पड़ेगा अल्टीमेटली जो कॉलेजेस हैं वहां पे, तो कॉलेजेस का सिस्टम संभालेंगे या पुरानी फीसें देंगे? अच्छा, यही तो सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि फीसों की रिकवरी भी। अब कॉलेजेस साइड से ये एतराज आया कि चूंकि कॉलेजेस वाले फीस लेते हैं अक्सर 3-3 माह की एक साथ में, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इकट्ठी सालाना फीस, कुछ कॉलेजेस सालाना फीस लेते हैं, कुछ 6 माह की किस्त बना देते हैं, कुछ 3-3 माह की। अब वो कहते हैं कि हम इसको क्लियर करते हैं बच्चों की रोल नंबर स्लिप आने पर। अब गवर्नमेंट ने रोल नंबर स्लिप तो इशू नहीं की, अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया। अब तमाम तालीमी इदारे जिनमें टर्मिनल क्लासेस मौजूद हैं, जैसे मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है, उनको ये फिक्र लाहक है कि उनकी तो फीसिस देखें, उन्होंने बिल्डिंग के किराए भी देने हैं, उन्होंने साजा की सैलरी भी देनी है, और जो आपका टेन्योर स्कूल में बनता है उसकी फीसिस तो आपको देनी पड़ेगी ना। मतलब अगर आप 1 साल के लिए एडमिशन लेते हैं तो आपको साल की फीस तो देना पड़ेगी ना, या तो आप सर्टिफिकेट ले लें पहले ही। बिल्कुल। एक तो ये है कि आपने पहले छोड़ दिया, वो अलग बात है, लेकिन आपने डिग्री वहां से कंप्लीट की है और ये कहें कि मैं 4 माह गया नहीं, तो आपका तो नाम स्ट्रक ऑफ हो जाना चाहिए ना। अगर आप फी नहीं पे कर रहे, आप तो डिफॉल्टर हैं। जहांगीर, इसके भी तो कुछ तरीके होते हैं ये कॉलेजेस की जानब से कि आपकी रोल नंबर स्लिप रोक लेते थे या सर्टिफिकेट्स नहीं देते थे, इस तरह के उनके पास टैक्स होते थे जिसके जरिए बच्चे से फीस निकलवा लेते थे। तो मौजूदा सूरत हाल में आपका कहना है कि रोल नंबर स्लिप नहीं दी जा रही। हाँ। इसके अलावा कौन से टैक्स हो सकते हैं जिसके जरिए वो फीस को निकलवा सकते हैं? अभी जो प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन की तरफ से डिमांड की गई है हुकूमत से, वो कहा गया है कि चूंकि अब फार्मूला तो आ गया है कि बच्चों को प्रमोट करना है, अब ये डिमांड की जा रही है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस के तलबा हैं उनकी जितनी भी फीसेस पेंडिंग हैं, उनकी रिकवरी का वाहद हल ये है कि उनके जो सर्टिफिकेट हैं, उनकी जो असनाद हैं, उसको कॉलेज क्लियरेंस से मशरूत किया जाए। क्योंकि देखें कॉलेजेस में भी बहुत ज़्यादा उनके अखराजात हैं और हर जगह पे, और उसको मीट करने के लिए अगर आप फीसेस नहीं कलेक्ट करेंगे और आप डिफॉल्टर हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको बगैर इम्तहान लिए पास कर दिया है, तो इसका मतलब कि आपको जो आपका स्टेक होल्डर है जिसने उसको सारा साल पढ़ाया है, उसके अगर ड्यूज पेंडिंग है, तो ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि उसको फुलफिल करवाए। क्योंकि ये मसला आ रहा है कि अगर आप एक तरफ देख रहे हैं कि पेरेंट्स परेशान है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की परेशानी भी देखें कि उनको अगर फीसिस नहीं आएंगी तो वो इमारतों के रेंट कहाँ से देंगे, टीचर की सैलरी कहाँ से देंगे। अब सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि टीचर्स की सैलरी का। अब 13 मार्च के बाद से स्कूल में तो बुलाया नहीं जा रहा टीचर को, कुछ जगहों पे बहुत ही कम ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे टीचर्स को इन्वॉल्व किया गया, ठीक है, लेकिन वो भी हर टीचर हमारे जो गली मोहल्ले के स्कूल कह लें या जहाँ पे 1000 से भी कम फीस ले रहे हैं, उसकी हर टीचर इस काबिल नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ा सके। उसके पास लाजिम नहीं कि एंड्रॉयड मोबाइल भी हो, उसको वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना भी आता हो, उसको सारे और उसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है कि जो इंटरनेट के पैकेजेस हैं, अगर आपने वीडियोस बना के बच्चों को सेंड करनी है तो उसके लिए तो आपको पैकेजेस चाहिए, और वीडियोस की जो डाउनलोडिंग है या अपलोडिंग है उसमें तो अच्छे खासे आपको उतनी उसकी सैलरी नहीं होगी जितने का वो महीने में नेट यूज कर जाएगी। बिल्कुल। अगर कोई फीमेल टीचर जिसको अब बहुत कम वेज मिलती है। अच्छा जहांगीर, आप ये क्या समझते हैं फैसलाबाद के अंदर कितने टोटल प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके अंदर कितने टीचर्स हैं जो कि काम कर रहे थे और बेरोजगार हो चुके हैं, और उनका अल्टीमेटली कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्लान तश्कील दिया गया है कि प्राइवेट स्कूल इतने ज्यादा हैं, उनके अंदर हजारों की तादाद में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर ये बेरोजगार हो गए तो अपने घर का सर्कल किस तरह से चलाएं? अच्छा, ये बड़ा ही एक ऐसा है कि गवर्नमेंट के पास भी ऐसा कोई सर्वे नहीं है कि आपके प्राइवेट स्कूल में टीचर्स की तादाद कितनी। सबसे मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट के अपने तो 24-25 हज़ार टीचर हैं फैसलाबाद में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर चूंकि 6000 के करीब स्कूल हैं, और यही डाटा बड़ी मुश्किल से महकमा तालीम के पास है कि इतने स्कूल हैं, उनमें कितने टीचर्स हैं, क्योंकि ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर सिर्फ 3-4-5 टीचर से काम चलाया जा रहा है, जो प्राइमरी स्कूल हैं। ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जहां पर टीचर की तादाद 100 के करीब भी है प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन ये रेट तो फिर गवर्नमेंट के टीचर से बहुत ऊपर चला जाता है। बहुत ज्यादा, क्योंकि 6000 को अगर आप 10 टीचर भी लगा लें तो आपको
60,000 के करीब, 60,000 के करीब अगर टीचर हैं, तो उसमें से सिर्फ फैसलाबाद में 41 स्कूल ऐसे थे जो कि 4,000 से ज़ायद फीसें वसूल करते हैं गवर्नमेंट की कैलकुलेशन के मुताबिक। इसका मतलब है कि हमारे अक्सरियत जो स्कूल्स हैं वो वैसे हैं जो 4,000 से बिलो हैं, और उनमें से अक्सरियत वो होगी जो टीचर को फीस नहीं देगी। ये डेड श्योर बात है। ये कुछ स्कूल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वेनियर बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ दे रहे हैं फीसेस और बच्चों को सैलरीज दे रहे हैं टीचर को, लेकिन अक्सर जो टीचर की तरफ से भी यही कंप्लेन है, और स्कूल मालकान कहते हैं जनाब कि हमें फीसें कलेक्ट नहीं होंगी तो हम तनख्वाहें कहाँ से देंगे। बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई फैसलाबाद में, प्राइवेट स्कूल मालकान की तरफ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व किया गया, और उनमें ये बाकायदा ऐलान किया गया कि फीसें कलेक्ट नहीं होंगी, स्कूल 1 जून से नहीं खुलेंगे तो हम असातिज़ा को तनख्वाहें कहाँ से देंगे। इसका मतलब है कि वो खुद मान रहे हैं कि हम टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दे रहे। तो ये ना तो गवर्नमेंट इसको सीरियस ले रही है इस मामले को, सिर्फ ऐलानात हो रहे हैं कि टीचर्स को पूरी तनख्वाह मिले, बच्चे फीसें जमा करवाएं, लेकिन इस पर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जीरो है। मैं असद साहब से पूछना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई एसओपी बना दिया जाए, अगर स्कूल नहीं भी खुलते, आपके पास जो साझा काम कर रहे हैं उनको अकोमोडेट किस तरह से किया जा सकता है? उसमें यही है कि जिस तरह दीगर शोबों को गवर्नमेंट ने फिनांस किया है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आगे आए, क्योंकि ये तकरीबन 6,000 है, अगर आप 15 की भी एवरेज है, ये तो 60-70 हज़ार ने तकरीबन 2 लाख के करीब फैसलाबाद की अगर बात की जाए असातिज़ा मानते हैं। तो ये इस बहरान से तो इंशाल्लाह हम निकल आएंगे, लेकिन आगे जो नज़र आ रहा है बेरोज़गारी का, जो तालीमी इस निजी सेक्टर जो प्राइवेट स्कूल्स का है, इसमें जो बेरोज़गारी और इनकी बंद होने की रेशो है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑलरेडी कश चल रही है मालकान और स्कूल इंतजामिया के दौरान। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले असद साहब से गुफ्तगू जो हो रही थी वो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके उस्तादा के हवाले से हो रही थी। तो असद साहब आप बता रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का कोई ऐलान इन उस्तादा की जानब से नहीं किया गया, क्योंकि अर्निंग ना होने की वजह से जो मालकान हैं उनको जो उजरत है उनकी देने में नाकाम रहे हैं। उसकी वजह से अब तकरीबन आपका ये कहना है कि 2 लाख के करीब टीचर्स हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को किस तरह से इमदाद करनी चाहिए उनकी? गवर्नमेंट को चाहिए जैसे दीगर शोबों में उन्होंने रायत दी हैं, फिनांस किया गया है, तो प्राइवेट स्कूल्स को भी जो रजिस्टर्ड अदारे हैं उनकी वो रजिस्ट्रेशन देख के उन्हें लेके महकमा तालीम से उन्हें 0 मार्कअप पे 6 महीने के लिए इनके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो लोन दिया जाए जिसमें 0 मार्कअप हो, ताकि गवर्नमेंट ये अपने साथ का जिसमें, क्योंकि वो किसी और शोबे में वो सेल गर्ल्स बन जाएंगी, किसी और शोबे में चले जाएंगी, और देखने में आ रहा है ऐसा हो रहा है कि टीचर्स इस शोबे को क्विट कर रहे हैं, वो जा रहे हैं इस शोबे को छोड़ के। और इसी तरह जब स्कूल खुलने पे ज़्यादा महीनों की फीसेस बच्चों की तरफ हो जाएंगी तो पेरेंट्स स्कूल बदलने को तरजीह देंगे। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि ऐसी पॉलिसी भी बनाएं। हम प्राइवेट स्कूल में ने भी आपस में फ़ैसला किया है कि हम उसको स्कूल छोड़ने का जो सर्टिफिकेट है वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट के नाम पे वो ज़रूर लेंगे कि अगर एक बच्चा पिछले अदारे के वाजबा दिए बगैर अगले अदारे में दाखिला ले रहा है तो इस पॉलिसी को हम नहीं लागू करेंगे। तो हम क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लाजमी करेंगे क्योंकि स्कूलों को मिनिमम जो है ये स्कूल छोड़ने की जो रेशो है फीसों की अदम अदायगी की वजह से उस पर काबू पाया जा सके। तो गवर्नमेंट से ये है कि जिस तरह दूसरे से बहुत सारे मुल्की और गैर मुल्की अदारों ने गवर्नमेंट को पैकेज दिए हैं, फिनंशियली जो गवर्नमेंट को बेल आउट किया है, पैकेजेस दिए हैं, फिनांस आया है मुख्तलिफ इंटरनेशनल अदारों की तरफ से और मुल्की तरफ से, उसमें प्राइवेट स्कूल्स को भी शामिल किया जाए ताकि ये इनके बका का मसला है। वरना ये तालीमी गवर्नमेंट के पास अपने अदारों में पहले ही बहुत ज़्यादा तादाद है, तो फैसलाबाद की सतह पर अगर 6000 और पूरे पंजाब की तरह सतह पे लिया जाए तो ये गवर्नमेंट इस फ्लड को संभाल नहीं सकेगी, क्योंकि प्राइवेट बहुत से अदारे बंद होने के, और ये खबरें भी हैं जो अभी मालकान कह रहे हैं कि स्कूल खाली करें अगर आप किराया नहीं दे रहे। तो महल्ले के लेवल पे जो स्कूल है उनका किराया जब मालकान, क्योंकि मालकान का भी गुजारा तो उसी पे है ना, एक बेवा है या किसी ने अपनी एक सोर्स ये है कि उसने अपनी बिल्डिंग रेंट आउट की है, वो ईद के इस हिस्से में है कि उसका अर्निंग हैंड और ज़्यादा नहीं है, वो किराए पे गुजारा कर रहा है, तो उसका भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, मालिक मकान का भी और स्कूल का भी जेन्युइन
में प्रॉब्लम है कि ये जो खींचातानी है इसे गवर्नमेंट ही आएगी, क्योंकि शायद बदकिस्मती से हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट की किसी भी सतह में किसी भी दौर में एजुकेशन तरजीह नहीं है। एक खानदगी के लिहाज से हम दुनिया में बहुत नीचे है, हमारा नंबर है, और हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। इकोनॉमी और दूसरे सारे तभी चलेंगे अगर हमारी खानदगी बेहतर होगी। तो ज़रूरी है कि इस लेवल पे इमरजेंसी लगा के इस चीज़ को देखा जाए और गवर्नमेंट इसे डिले करके। दूसरी ये बात है कि जब क्लासेस प्रमोट हो गई हैं, बच्चे ये 15 मई आखिरी डेट होती थी 9th के बच्चों की रजिस्ट्रेशन करने की, 9 बोर्ड है पंजाब में, तो अभी तक ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन बच्चों की 9th में जिन्होंने नेक्स्ट ईयर देना है, ये साल तो बच्चों का जो डैमेज हो रहा है। खतरा ये लग रहा है कि गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स के अफसर बैठे हैं या बोर्ड के जो हैं जिम्मेदारान, वो इस तरफ से कभी कोई पॉलिसी का ऐलान नहीं किया गया कि उनकी रजिस्ट्रेशन का कैसा है, क्योंकि वो ऑनलाइन होती है, वो की जा सकती है। स्कूलों के पास डाटा है, स्कूल के ऑफिस खोलने की इजाज़त दी जाए कि अगले साल जो एग्ज़ाम लेने हैं वो 15 मई उनकी लास्ट डेट होती थी रजिस्ट्रेशन की। 8th जो बच्चों ने पास की है उन्होंने 9th में आगे जब नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है, उनकी रजिस्ट्रेशन की 15 मई होती थी। उस सिलसिले में अभी कोई पॉलिसी ऐलान नहीं की गई। लगे ये है कि अगला साल भी बच्चों का इस तरह से वो एक दाव पे लगा हुआ है, किस तरह से उनके एग्ज़ाम होंगे। इस साल के तो जो नुकसान हो रहा है वो तो हो रहा है। तो हमारा ये गवर्नमेंट से मुतालबा है कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन फौरी तौर पे की जाए और एडमिन ऑफिस खोले जाएँ। उसके साथ साथ 1 जून से, जैसे हम पहले मुतालबा कर रहे हैं, हमारे पूरे पंजाब की एसोसिएशन का ये मुतालबा है कि स्कूल को SOPs के तहत, और ये पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ जो है SOPs को अमल दरामद करवाना मार्केटों से बहुत आसान है। और जहाँ कहीं हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि इन SOPs पे गवर्नमेंट जिस तरह से भी, और स्टेक होल्डर्स को कोई भी पॉलिसी बनती है, देखें जब ये बजट का महीना आ रहा सर पे है, तो जैसे चैम्बर्स को, ताजर्स की तंजीमात को लिया जाता है एतमाद में, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारे सेक्टर को जब कोई भी पॉलिसी बनती है एतमाद में नहीं लिया जा रहा, पूछा नहीं जा रहा कि किस तरह से आप कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। गवर्नमेंट सही पॉलिसी अपना सही जो गवर्नमेंट ने जहन बनाया हुआ है कि कब तक खोलने का इरादा है, क्या उनके जहन में, वो बैठ के बात की जा सकती है। हम गवर्नमेंट के हमेशा से कोई भी मुल्क पे आफत आती है, कोई भी बहरान आता है, प्राइवेट अदारे आगे आते हैं और हर तरह से गवर्नमेंट का साथ देते हैं। इसी तरह हम ये गवर्नमेंट इससे बड़ी तवक्कुआत थी कि तालीम सेहत इनकी तरजीह होगी, लेकिन लग रहा है कि अब ये तालीम इनकी तरजीहात में नहीं। पिछले 1.5 साल में 7-8 आपने सेक्टरीज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन बदले हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो रास नहीं आ रहा। मुराद राज साहब को कोई भी सेक्टरी रास नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट चाहिए कि ये तजर्बा कर लें कि सेक्टरीज मिनिस्टर साहब को भी बदल के देख लें। ये इतना संगीन ये मसला है कि कोई भी सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट्स एक हाई लेवल पे पहुंचते हैं, जब वो सेक्रेटरीज के लेवल पे पहुंचते हैं। यानी आपके कहने का मकसद है ब्यूरोक्रेसी में कोई मसला नहीं है, सियासतदानों में मसला। ये देखिए ना, बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने एक 1.5 साल के अरसे में 7-8 आपने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को बदला, तो कंटिन्यूटी नहीं है पॉलिसी में। और ये जो एग्जाम्स ना लेने का, प्रमोट करने का फैसला आया है, ये अब जाके 15 मई के करीब जाके आया है, 15-16 मई को, और इसको बहुत डिले किया गया। बच्चे इस तरह में और मुश्किल में रहे हैं। अब ना बच्चे तो पिछला पढ़ रहे थे ना अगला। अभी तक जहाँ सरकारी सेक्टर को लिया जाए, सरकारी स्कूल में अभी तक बुक्स नहीं दी गई। बच्चे अगली प्रमोट तो कर दिए गए, लेकिन अगली आपको किस तरह से पढ़ेंगे, वो माहौल नहीं बन रहा है, सिलेबस नहीं बन रहा है। क्योंकि एक ही घर में या एक ही मोहल्ले में रिलेटिव्स में बच्चे सरकारी स्कूल में भी जा रहे हैं, प्राइवेट में, वो कह रहे हैं जी वो नहीं पढ़ रहे, उनके पास बुक्स नहीं है, तो हम भी किस तरह से किताबों, एक माहौल, एक उसमें रकावट आ गई है, तालीमी माहौल में जमूद आ गया है। तो इस एक्टिविटी को चलाया जाए ताकि, क्योंकि बच्चे आते आते पहले दिन स्कूल खुलने से पहले दिन नहीं बच्चे आ जाएंगे, उसको भी वक्त लगेगा बच्चों को आते आते। तो फौरी तौर पे अगर गवर्नमेंट 1 जून से खोलती है तो बच्चों को 15-20 दिन लग जाएंगे एक रूटीन बनते बनते। तो हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि इदारों को खोला जाए ताकि बच्चों का जो तलीमी नुकसान हो रहा है उसको बताए। पूरे यूरोप में कहीं भी देख लें, स्वीडन में बंद नहीं हुए, जर्मनी में खोल दिए गए हैं, वहाँ टेस्टिंग हो रही है, वसाइल हैं, वो वसाइल स्कूल्स पे, निजी पे, इन बच्चों पे, और बच्चों में ये रेशो बहुत कम है। रिसर्च बता रही है, आप कहीं भी देख लें, अमेरिका में देख लें, जहाँ बहुत डैमेज हुआ है इस वबा से, तो वहाँ भी इस एज ग्रुप में केसेस नहीं है। कोई और वजह से बात हो सकती है, लेकिन कोरोना की इस एज ग्रुप में केसेस ना होने के बराबर है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ जहांगीर भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जहांगीर, प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशंस की जब बात आती है, ये भी 2 धड़ों के अंदर सियासत की तरह, फैसलाबाद की जैसे सियासत है, पीटीआई के भी 2 धड़े हैं और नून लीग के भी 2 धड़े रहे, तो अब एसोसिएशंस के भी 2 धड़े हैं। इसके ऊपर आप जरा रोशनी डालिएगा। ये एक प्लेटफॉर्म पे
जो है वो अपने मुतालबात लेके नहीं आ रहे? क्या दोनों एसोसिएशंस के मुख्तलिफ मुतालबात हैं जो कि मुख्तलिफ एसोसिएशंस भी बन गई हैं? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, मुतालबात तो सबके तकरीबन इस मौका पर सेम ही है कि स्कूल खोले जाएं, और क्योंकि सबसे जो बड़ा इनको मसला है वो यही है कि फ़ीसों की रिकवरी के हवाले से कि देखिए, जिस चीज़ पे आप बेस करते हैं अगर वही आपके पास नहीं होगी तो आपके कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और बता भी रहे हैं कि काफ़ी स्कूल बंद होने की इतलात भी हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम स्कूल बंद कर देंगे, क्योंकि 4 माह तक अगर आप स्कूल का रेंट देना हो लेकिन आपके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, आपके पास फीसेस कलेक्ट नहीं हो रही, तो 4 माह अगर कोई बिल्डिंग, देखें हमारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जो इनका रेंट ही लाखों में है, तो अगर 1 लाख रुपया भी रेंट हो किसी अच्छे इलाके के स्कूल की बिल्डिंग का, तो 4 माह में 4 लाख वो दे गया, लेकिन उसकी रिकवरी 4 लाख कैसे होगी फीसों की? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। तो इस तरह एसोसिएशन जो है वो उसके 2 ग्रुप मेन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी जो मीटिंग्स हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 2 अलग अलग ग्रुप सामने आए, जिसमें जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसकी कन्वीनियर है हमारे साथ मौजूद में इस वक्त गिल साहब, तो दूसरा खालिद हयात को मौका और सदाकत हुसैन लोधी जो कि मेंबर भी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसके मेंबर भी हैं। अच्छा, लेकिन उनका ये कहना है, और सीईओ से मुलाकात भी इनकी वक्तन फवक्तन होती रहती है मीटिंग्स एसोसिएशंस की, तो सीईओ या डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जनाब जो भी डिसीजन है कोरोना के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से, स्कूलों की बंदिश के हवाले से, मकामी सतह पर उसका कोई डिसीजन नहीं हो सकता, इसलिए आप हमसे ना तो मीटिंग्स करें ना हमसे मुतालबा करें। वो कह रहे हैं कि आपका जो भी मुतालबा है, जो भी डिमांड है, वो पंजाब गवर्नमेंट से होनी चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद के इंतजामिया के हाथ में कुछ नहीं है। उनको इंस्ट्रक्शन हाँ, आनी है जो पंजाब हुकूमत की तरफ से, जो वज़ीर तालीम की तरफ से, जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आएगी एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, क्योंकि ये देखा गया है कि जो हमारे वफाकी वज़ीर तालीम है उनकी तरफ से ऐलान होता है, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो जाता है, क्योंकि इस वक्त फेडरल से जो इंस्ट्रक्शन आती है उसको नीचे फॉलो किया जाता है। जो छुट्टियों की एक्सटेंशन हुई वो पहले फेडरल, इन्होंने पहले खुद अनाउंस किया, मुराद रास ने जो कि वज़ीर तालीम है पंजाब के, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि 1 जून को स्कूल खुलेंगे, सब तैयारी कर लें। जैसे ही फेडरल की तरफ से अनाउंसमेंट हुई शफकत महमूद ने कि जनाब हम ना पेपर लेंगे और ना स्कूल खोलेंगे, दोबारा से इन्होंने भी यही स्टेटमेंट दे दी कि जनाब अब 15 जुलाई तक मजीद बंद है स्कूल। अच्छा, सबसे ज़्यादा खदशा इनको ये है कि बाकी आप सारी चीज़ें ओपन कर रहे हैं, मार्केट ओपन कर रहे हैं, लॉकडाउन में नरमी भी हुई, ईद के दिनों में रश भी देखा गया शॉपिंग का, तो ये जवाब है कि स्कूलों को अगर खोला जाएगा तो बच्चे बीमार होंगे, बच्चों की सेहत की बड़ी फिक्र है। तो जब आप मार्केट्स ओपन करते हैं तो वो पेरेंट्स जो मार्केट्स में आपके शॉपिंग कर रहे हैं उन्होंने भी घर में ही जाना है। क्या घर में हमारे सोशल डिस्टेंस है? नहीं है। क्या घर में हम बच्चों से दूर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या अगर किसी को बाहर बड़े को लग गया कोरोना, किसी को कोरोना इन्फेक्ट हो गया, क्या वो घर जाके जब तक उसको अलामा ज़ाहिर नहीं होंगी वो खुद को क्वारंटाइन कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारे यहाँ 80% से ज़्यादा आबादी ऐसी है, घर ऐसे हैं जो कि घर में ना तो क्वारंटाइन हो सकते हैं, ना अपनी फैमिली से सेपरेट हो सकते हैं, ना बच्चों से अलग रह सकते हैं। और ये भी अभी तक के बच्चों में ये केसेस अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत कम हैं या ना होने के बराबर हैं, और जितने भी ज़्यादातर अफेक्टीज हैं वो ज़्यादा बड़ी एज ग्रुप के हैं। तो ये हुकूमत को कोई SOPs देकर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा तरद्दुद करना चाहिए, और क्योंकि या तो फाइनेंस के हवाले से गवर्नमेंट कोई इनका साथ दे दे प्राइवेट सेक्टर का, क्योंकि 2 ही सूरतें हैं ना, कि या तो गवर्नमेंट इनको कंधा दे दे कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी सपोर्ट है, स्कूल बंद नहीं होने देंगे, किसी स्कूल को रेंट की वजह से बंद नहीं होना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट गारंटी दे दे, तो फिर शायद कुछ हो जाए, क्योंकि बच्चों की तालीम भी ज़रूरी है। और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इस वक्त कंसर्न है कि बच्चे ऑनलाइन में नहीं पढ़ सकते। ये अगर तो ऑनलाइन सिस्टम ही इतना कारगर होता तो फिर स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। जितनी आप डेवलप कंट्रीज़ भी देख लें जहाँ पे टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से बहुत आगे है, वहाँ पे भी स्कूल लाजिम है, कॉलेज लाजिम है, यूनिवर्सिटीज़ लाजिम है। तो आप तालीमी अदारे की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। जो माहौल बच्चे को किसी क्लासरूम में, किसी स्कूल में मिल सकता है, वो आप सारा साल उसको घर बैठ के ऑनलाइन में नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, एक चैनल भी शुरू किया गया था जिसके ज़रिए बच्चों को तालीम जो है वो घर बैठे दी जा रही थी, उससे कोई मुस्तफीद हुए हैं लोग? क्या समझते हैं आप नहीं, पेरेंट्स? बहुत ये देखिए, एक तो ये है कि
पॉसिबल ही नहीं है कि आप घर में 6 घंटे सिर्फ टेली तालीम लगा के बैठे रहें, क्योंकि एक घर में आपके पास पहली क्लास का बच्चा भी होगा, तीसरी क्लास का बच्चा भी होगा, छठी का भी होगा, मुख्तलिफ औकात में आप प्रोग्राम ऑनर कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक घर में 3 बच्चों के लिए 3 घंटे या 4 घंटे एक ही चैनल लगा रहे? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी देर आप तो कोई ड्रामा देख रहे हो तो ब्रेक आए तो चेंज कर लेते हैं। तो हमारा टेम्परामेंट नहीं है कि हम एक ही चीज़ को इतनी देर बैठ कर देखें। और उसके अलावा हमारे यहाँ कंबाइन फैमिलीज, चूँकि जॉइंट फैमिली ज़्यादा है और एक घर में एक ही टीवी है, तो लड़ाई झगड़े अलग हैं बच्चों के कि मैंने तो अब देखें, एक पहली क्लास के बच्चे का लेक्चर हो रहा है टीवी पे, साथ में तीसरी वाला बैठा है, छठी वाला बैठा है, उसको तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अकॉर्डिंग टू जो इनकी नीड है एजुकेशन की। और दूसरी तरफ आपके पास गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं फैसलाबाद में 8 लाख से जायद, उनके पास अभी तक बुक्स ही नहीं है। आप अगली क्लास में प्रमोट हो गए हैं, आपके पास अगली क्लास की बुक्स नहीं है, आप टेली तालीम से टीवी पे लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन जब आपने उसको रीराइट करना है, रिपीट करना है, तो आपके पास बुक ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे? देखिए, रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, उसको रीराइट करना बहुत ज़रूरी है। टीवी पर देख के आप बच्चे रीराइट उतना नहीं कर सकते, उतना आप जिस तरह होमवर्क करते हैं, जिस तरह क्लासरूम में टीचर बच्चों को लिखवाती है नोटबुक पे, अब टीवी पे किस तरह पॉसिबल है कि सारे बच्चे एक ही जैसी स्पीड में लिख के उसको महफूज कर लें ताकि उसको दोबारा से रिपीट कर सकें? तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का अभी तक फलाह ये रहा है कि वो अभी तक किताब में बच्चों तक नहीं पहुंचा सकी। 1 अप्रैल को हर साल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है बुक्स। इस साल मार्च में चूंकि इदारे बंद हो गए, फरवरी से किताबें आई पड़ी हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो अभी तक इन्होंने किताबों, अब देखें कितना आसान है कि आप एक एक क्लास को बुला लें, स्कूल ओपन है। ये गवर्नमेंट ने लेटर जारी कर दिया है कि तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स के हेड जो हैं वो स्कूल रोजाना की बुनियाद पर हाजिर हों, उनके क्लास 4 के मुलाजमीन हाजिर हों, उनके नॉन टीचिंग स्टाफ हाजिर हो, और अगर ज़रूरत पड़े तो 2 टीचर्स को भी बुलाया जा सकता है। अब देखें, अब गवर्नमेंट स्कूल को इतना बड़ा उनको दे रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं कि आप रोजाना स्कूल में आए। बिल्कुल जहांगीर, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ जहांगीर अशरफ भी मौजूद थे और उनके साथ साथ स्कूल्स एसोसिएशन के असद बशीर गिल भी हमारे साथ मौजूद थे। उनके साथ गुफ्तगू जो हो रही थी वो प्राइवेट स्कूल्स के मसाइल के हवाले से हो रही थी। तो असद बशीर गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि खास तौर पर जो रजिस्ट्रेशन होती है स्कूलों की, हर साल रिन्यू होती है, तो स्कूलों की रजिस्ट्रेशन भी कईयों की एक्सपायर होने की वजह से, क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है तो उसको रिन्यू नहीं करवाया गया, वो भी एक बड़ा मसला है जो कि दिन ब दिन संगीन होता चला जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि इसकी जद में आ रहे हैं। इसका क्या लाहे अमल तैयार किया जाएगा, असद बशीर गिल से पूछते हैं। जी बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट की जानिब से कौन सा लाहे अमल तैयार करना चाहिए? क्योंकि अगर लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के बाद दोबारा जब स्कूल्स खुलते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन खत्म होगी हुई, तो उनको ये प्रेशर दिया जाएगा कि वो स्कूल्स की जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते उसे ओपन न किया जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? इसमें इस सिलसिले में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनकी 31 मार्च को रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई थी। इसके साथ साथ एफिलिएशन जो इंटर बोर्ड है उससे एफिलिएशन लेनी पड़ती है, इल्हाक करना पड़ता है, वो साल के बाद रिन्यू होता है, और जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल की बेस पे होती है, 10 साल की बेसिस पे होती है। तो सैकड़ों ऐसे अदारे हैं जिनकी 31 मई को एक्सपायर हो चुकी है। हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी के लेवल प्लेटफॉर्म से हमने एक एप्लीकेशन भी डीसी साहब को डीआरए को लिखी हुई है, वो सीओ साहब के पास गई हुई है, लेकिन ताहाल उस पर कोई एक्शन नहीं लेके उसमें हमने मुतालबा किया है कि जिन लॉकडाउन के दौरान 31 मार्च को जिन स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई है, जो नए अदारे बने हैं,
उन्होंने अपना फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी फाइल्स मूव की हुई हैं, उनको 1 साल की कम से कम, जैसे कि अपना आईडी कार्ड्स लोगों के हैं, उनके गवर्नमेंट ने ये बंदिश की वजह से उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया। तो एफिलिएशन के केसेस हैं और जो रजिस्ट्रेशन केसेस है, एक तो कि उनकी फ़ीस जो वेव ऑफ की जाए, एफिलिएशन की 12,000 सालाना फ़ीस है जो रिन्यूअल के वक्त देनी पड़ती है। एक तो हमारी ये मुतालबा है कि इस साल के लिए वो वेव ऑफ की जाए और तमाम स्कूल्स को ये जो है 1 साल की एक्सटेंशन भी दी जाए रजिस्ट्रेशन में भी, जिनकी एक्सपायर हो चुकी हैं, और एफिलिएशन भी इस साल की लोगों को दी जाए ताकि ये जो माली बोझ है इसमें कोई कंपनसेशन हो सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जाकिर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा संगीन मसला है ये भी। तो जिस तरह से एसओपीज बनाए जा रहे हैं या कोई ना कोई रिलैक्सेशन दी जाती है रजिस्ट्रेशन के मामले में, गवर्नमेंट की जानिब से कोई रिलैक्सेशन का लाहेअमल तैयार किया गया है या कोई ऐलान किया गया है कि अगर रजिस्ट्रेशन किसी की खत्म हो गई है तो उसे 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए या फिर साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए? अच्छा हनान, अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है कि प्राइवेट स्कूल्स के साथ रजिस्ट्रेशन के मामले पर क्या करना है। देखें, कोरोना जब से एक्टिव हुआ है और इसकी वबा हुई है और जब से लॉकडाउन हुआ है, अच्छा प्राइवेट सेक्टर जब एप्लीकेशन देता है तो उसको विजिट करना होता है कमेटी ने। अच्छा, इस दौरान कोई विजिट नहीं हो रहा, पॉसिबल ही नहीं है कि आपने सारी पाबंदियाँ लगाई हैं, स्टे होम सेफ होम के हवाले से कंपेन चली और तब से ही जितनी एप्लीकेशंस जमा हैं वो, और जिन्होंने अभी फर्दर जमा करवानी थी, देखिए फाइल जमा करवाने से पहले भी आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ एनओसी लेना पड़ते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से, बिल्डिंग डिपार्टमेंट से या माहौलियात से या दीगर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो जब तक आप सर्टिफिकेट वो हासिल नहीं करेंगे, कैसे महकमा तालीम तक वो दरख्वास्त पहुँचाएँगे? 31 मार्च काफ़ी स्कूल्स की एक्सपायर की डेट होती है और हर साल नई एप्लीकेशन देना होती हैं। तो जिन्होंने एप्लीकेशन जमा करवा दी उनका भी विजिट नहीं हुआ और बाकी जिन्होंने अभी एप्लीकेशन जमा करवानी है उनके बाकी सर्टिफिकेट कलेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तमाम इदारे सवाए कोरोना के किसी तरफ एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। किसी इदारे को ये नहीं परवाह कि हमारे पास अगर 100, 200, 300 फाइलें पड़ी हैं तो उसको हमने विजिट करवाना है या बगैर विजिट के हम इसको पुरानी बुनियादों पर, कि अगर वो पहले से रजिस्टर्ड है। देखिए, ये भी बड़ा एक अजीब सूरत हाल है कि हर साल विजिट दोबारा करवाएं। हर साल मोस्टली हमारे यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं वो सेम ही रहती हैं, बहुत कम ऐसे इदारे होते हैं जो अपनी इमारतों को तब्दील करते हैं। तो अगर आपने एक बार विजिट करके उसको ओके कर दिया है तो एटलीस्ट उसको 5 साल तक तो होना चाहिए, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो रजिस्टर्ड करने के हवाले से। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पिछले साल तो उसकी बिल्डिंग मुकम्मल थी, इस साल अधूरी होगी? तो ये बड़ी अजीब एक कशमकश सी सूरत हाल है। यहाँ तो ऐसा हो कि जिन पर एतराज़ात हों सिर्फ उनको अगले साल चेक किया जाए कि लास्ट ईयर इनके एतराज़ात थे कि इनके कोई लैब का इशू था, इनके कोई लाइब्रेरी का इशू था, इनके कोई ग्राउंड का इशू था, या इनका कोई जिस पर कोई एतराज़ हो, लेकिन जिसकी आप 100% ओके रिपोर्ट देकर उसको रजिस्ट्रेशन देते हैं और नेक्स्ट ईयर दोबारा से वही सारा प्रोसेस करवाते हैं उस बेचारे से और फीसिस भी लेते हैं बारी विजिट के मद में और इसी तरह से। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत को आसान करनी चाहिए। देखें, लेकिन गवर्नमेंट, और इस दौरान तो बिल्कुल और ताउन करना चाहिए कि आप देखें हर फील्ड में ताउन किया जा रहा है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर ऐसा है, इसको बिल्कुल घास नहीं डाली जा रही। अच्छा, अब तक गवर्नमेंट ने कोई इस पे मतलब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, इन्होंने अपनी डिमांड्स भी आगे रखी हैं और सीईओ एजुकेशन जो हैं उनसे भी मुलाकातें की हैं कि किसी तरह आवाज़ ऊपर तक पहुंचे, तो ऊपर तक आवाज़ पहुंचाने के बाद कोई उनकी तरफ से रिएक्शन आया है? अच्छा, आवाज़ हर जगह पहुंच रही, क्योंकि अब मीडिया, सोशल मीडिया के तहत आप किसी भी आवाज़ को दबा नहीं सकते। अब जो हमारे मौसूफ हैं वज़ीर तालीम मुराद रास, वो खुद अपना शायद डिपार्टमेंट उतना नहीं जाते होंगे जितना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। अब उनकी हर स्टेटमेंट जो आती है वो सोशल मीडिया पे आती है, उनके फेसबुक अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पे, अब तो उन्होंने इंस्टाग्राम का भी पेज बना लिया और उसकी बाकायदा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अपने पेज पे कि मेरा इंस्टाग्राम पेज लाइक करें। अब देखिए, हुकूमत में आने के बाद आपकी जो जिम्मेदारी कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट पे फोकस करें, वो डिपार्टमेंट में फोकस करने के बजाय खुद नुमाई कर रहे हैं और हर चीज़ को ज़ाती इना का मसला बना लेते हैं, यानी प्रायोरिटीज मुख्तलिफ हैं। हाँ। अच्छा, उनकी मीटिंग हुई लाहौर में जो प्राइवेट सेक्टर के साथ फीसों के मामले में, इसको उन्होंने ज़ाती इना का मसला बनाया, क्योंकि एक सेगमेंट की तरफ से, एक एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि जनाब अदालत कह चुकी है कि फीसों के मामले में गवर्नमेंट मुदाखलत नहीं करेगी, गवर्नमेंट सिर्फ इस बात से रोक सकती है कि आप इकट्ठी फीसें वसूल ना करें, लेकिन फीस को कम ज़्यादा नहीं कर सकती।
ये एतराज आने पे उसने कहा जी हम देख लेंगे आपको, हमने तो फीसें कम करवानी है। जिद पे मामला आ गया। अब जो इस आला ओहदों पर बैठे लोग हैं, अगर वो जाती इना का मसला बनाएंगे किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ या प्राइवेट स्कूल्स के साथ या खसूसी तंजीम के साथ, तो वो जिद पे आके फैसले करेंगे। अब जो भी अवामी फैसले नहीं होंगे। अब जो भी फैसला हो रहा है मुराद रास की तरफ से, वो जाती इना के सर पे हो रहा है और उसकी अनाउंसमेंट सबसे पहले सोशल मीडिया पे होती है। देखिए, आपकी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को मानती है कि नोटिफिकेशन आए। अब इन्होंने फीसों के मामले में ऐलानात किए और उसके कम से कम 1 माह बाद नोटिफिकेशन आया। अब पेरेंट्स जाते थे फीस कम करें, स्कूल वाले कहते थे हमें नोटिफिकेशन दिखाएं। अब वो जो वज़ीर तालीम है उन्होंने तो सिर्फ ऐलान कर दिया और खुद फेसबुक पे लगा दिया, तो उन्होंने समझा मेरा काम मुकम्मल हो गया। लेकिन जब तक हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें नहीं आती, आप सोशल मीडिया को ऑथेंटिक नहीं मानते। तो इस हवाले से अब ये हर फैसला जो है वो जाती अनाक पे हो रहा है और वो सोशल मीडिया पे हो रहा है, किसी से डिस्कस नहीं हो रहा। और फैसला करने के बाद डिस्कस किया जाता है कि अब ये फैसला कर लिया है, इस पे इम्प्लीमेंट कैसे करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो नाज़रीन, इनका यही कहना है कि खास तौर पे जो है गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और इनिशिएटिव कुछ इस तरह का होना चाहिए कि लॉकडाउन जब खोल दिया गया है कारोबारी मरकज के लिए, तो खास तौर पे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनको भी खोल दिया जाए। अगर नहीं खोला जा रहा तो लाखों की तादाद में, इनका कहना है कि टीचर्स हैं जो कि बेरोजगार हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट को कोई लाहे अमल तैयार करना चाहिए ताकि लाखों खानदानों के वो चश्मो चराग हैं तो उनके लिए किसी ना किसी तरह कोई इनकम का जरिया बन सके ताकि वो अपने घर का सर्कल चला सके। और इसके साथ साथ इनका यह भी कहना था कि निज़ाम तलीम जो मफलूज हो चुका है उसे भी दोबारा सर्कल में लाने के लिए जो स्कूल्स के खोलना ज़रूरी है। तो इसी के लिए जहांगीर आपका भी बहुत शुक्रिया और असद बशीर गिल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, इन दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ जो मेहमान मौजूद थे स्कूल एसोसिएशन के, उनकी जानिब से स्कूल के जो मसाइल हैं उस पर डिस्कस किया जा रहा था। लेकिन अब ब्रेक के बाद ख़ास तौर पे हम जो है वो जितने भी फ़नकार हैं फैसलाबाद के, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फ़नकारों की अगर बात की जाए तो नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में है फैसलाबाद के फ़नकार। फैसलाबाद के नहीं, लाहौर के हों या पंजाब के फ़नकार हों, तमाम के तमाम थिएटर्स को बंद कर दिया गया है और लॉकडाउन की वजह से जितने भी सिनेमा घर हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। अगर शहर फैसलाबाद की बात की जाए, तकरीबन 200 से ज़ायद आर्टिस्ट हैं जो कि इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं। फैसलाबाद में 5 थिएटर्स हैं और इन 5 थिएटर्स की अगर बात की जाए, इनमें मुनर्वा थिएटर है, मुनर्वा गोड थिएटर है, सनम थिएटर है, इसके अलावा सबीना थिएटर है और दीगर थिएटर्स जो हैं उनके तमाम आर्टिस्ट जो हैं वो घरों के अंदर बैठे हुए हैं। पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की जानिब से इनको आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के जरिए 5-5 हज़ार रुपया दिया जाएगा। ये वो फंड था जो कि माहाना बेसिस पे ऐसे फनकारों को दिया जाता है जो कि 50 साल से जायद उम्र रखते हैं। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्योंकि तमाम के तमाम आर्टिस्ट बेरोजगार हो चुके हैं, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की जांच से कोरोना के हवाले से जो थिएटर्स बंद हुए हैं उसकी मद में किसी किस्म का कोई भी इनको फंड नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आर्टिस्ट जो हैं वो घरों के अंदर फाके काटने पे मजबूर हैं और इस कदर ज़्यादा मजबूर हैं कि बहुत सारे आर्टिस्टों ने रात को या तो घुटाई का काम शुरू कर दिया है या फिर शर्ट्स लगानी रेडियो पे शुरू कर दी हैं, लंडे का काम शुरू कर लिया है और चाय के ढाबों पे काम करना शुरू कर दिया। आर्टिस्ट जो है जो दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरता है, जिसको गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको भी हंसता हुआ रखे क्योंकि वो दूसरों को हंसाता है और अगर दूसरों को खुश रखने वाला खुद गमगीन होगा तो इस शहर पे क्या बीतेगी। तो इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज खास तौर पे हमने शब्बीर आकाश को दावत दे रखी है। फैसलाबाद फनकार एसोसिएशन के सदर भी हैं, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। शब्बीर, क्या कहेंगे, गवर्नमेंट की जानब से थिएटर्स को बंद कर दिया गया, सिनेमा घर बंद हैं, 200 से जायद आर्टिस्ट हैं जो कि बेरोजगार हो चुके हैं और आर्टिस्ट से हट के मेकअप आर्टिस्ट और इसके साथ साथ गार्ड्स जो वहां पे होते हैं या हॉल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उन तमाम को बुलाएं तो तकरीबन 500 के करीब लोग हैं जो कि बेरोजगार हो चुके हैं और इन 500 का वाहद वाली वारिस अगर कोई था घर का सर्कल चलाने को तो वो खुद था। लेकिन अब ना तो थिएटर मालकान की जानब से कोई उजरत दी जा रही है फनकारों को और थिएटर मालकान भी परेशान इस वक्त बैठे हैं कि वो उनके थिएटर्स बंद है, घरों के सर्कल किस तरह से चलाएं। गवर्नमेंट की जानब से कोई इमदाद नहीं की गई, लारा लगा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि आर्टिस्टों को पैसे दिए जाएंगे, लेकिन आपका यह कहना है कि अब तक
कोई भी अमदाद गवर्नमेंट की जानिब से नहीं आई और ना ही एहसास प्रोग्राम में कोई नाम आया आपका, क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ हनान भाई, पहली बात तो ये है कि हमारे थिएटर जो है ना सबसे पहले बंद हुए, ठीक है। PSL हो रहा था उस वक्त, वो गैदरिंग मना कर दी, मैच होते रहे, उससे पहले के हमारे थिएटर बंद है, ठीक है। लॉकडाउन से 1 मंथ पहले के हमारे थिएटर बंद है, ठीक है जी। उस वक्त के जो डेली वेजेस पे हैं, जो सब लोग फनकार, इतना ही आपको पता ही है, 10-10, 20-20 हज़ार महीने का ले रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं इस टाइम, उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। जितने भी फनकार पंजाब में जो माशाल्लाह सरवाइव करते हैं, बड़े लोग हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, वो तो हैं, लेकिन वो भी क्या करें, उनका भी तो काम वो ये बंद हो गया है ना, हर चीज़ एक रिज़्क जिससे आता है वो सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो जो आपने कहा है कि वो जो एहसास प्रोग्राम के तहत, वो तो बिल्कुल ही हमें किसी को फनकार को मिले नहीं। मैंने सबसे पहले जब किया है ना वो मैसेज 81 एंड 71 जो गवर्नमेंट की तरफ से नंबर दिया गया जी, उस पर जब मैंने किया है तो मेरा सबसे पहले नाअहल आ गया कि आप इसके लिए नाअहल हो, क्योंकि मैंने ट्रैवल की थी 8-10 महीने पहले, ठीक है, ज़ियारत पे गया था, ट्रैवल की थी। अब गवर्नमेंट को ये तो नहीं पता कि फनकारों के साथ हो क्या रहा है, उन्हें तो हमें नाअहल करार दे दिया, नहीं भी आप बिल्कुल नाअहल हैं, ये कोई मददगारी नहीं है। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने जो ऐलान किया था, आपने ही जो एक प्रोग्राम चलवाया था पिछले दिनों सिटी 41 पे, हाँ, उसी के एक्शन में वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो खास तौर पे जी उन्होंने सिर्फ ऐलान किया, अनाउंस किया, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, किसी फनकार को पूरे पाकिस्तान में किसी को कुछ नहीं मिला। वो जो 15 से 20 हज़ार का कहा था वो भी कोई नहीं किसी को मिला। फनकार बिल्कुल बेयारों मददगार हो चुके हैं। फनकारों को हम सिर्फ ये गवर्नमेंट से कहते हैं हम हमारी मदद ना करें, प्लीज यार हमारी मदद ना करें, आप हमारे थिएटर खोलें, जो हिफाजती तदबीर है वो हमें बता दी जाए, उसके मुताबिक एक सीट छोड़ के हम इस सीट पे बंदा बैठा के हमारे थिएटर खोले यानी अगर 500 की सीटिंग है 250 बंदा बैठा जी 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 ये ट्रेनें खोली है ना, 5000 ट्रेन में बंदा बैठता है तो 250 तो बैठेगा ना भाईजान, ठीक है। आज पब्लिक पॉइंट पे ये जो अब पब्लिक पॉइंट पे तो आप चेक ही नहीं कर सकते किसी तरीके से, ठीक है ना। तो हमारा थिएटर ऐसा है कि उसको तो आप हर 5 मिनट के बाद चेक कर सकते, 1 मिनट के बाद, ठीक है जी। तो खुदारा गवर्नमेंट पाकिस्तान से हमारी। अच्छा, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की जब बात की जाती है, आर्ट्स काउंसिल की तरफ से कोई अमदादी चेक्स दिए गए हैं या कहा जा रहा था लिस्टें बनाई जा रही हैं, लिस्टें मुकम्मल हुई हैं कि नहीं? भाई हमसे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं हर किस्म के, बल्कि यूं भी हो गया है कि हमसे उन्होंने अकाउंट खुलवाएं जी, सबसे पहले उन्होंने कहा ये अकाउंट खुलवाएं, किसी का अकाउंट नहीं था। अब बिलीव करेंगे मैं एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने खुद से अपनी पॉकेट से पैसे 500-500 रुपए दे के लोगों को अकाउंट खुलवाएं, ठीक है। हमारे दोस्त हैं चौधरी अरशद साहब, डेवलपर हैं, तो मैंने उनकी मदद से मैंने उनसे थोड़े थोड़े पैसे लेके मैंने कहा यार इनके अकाउंट तो खुलवाएं, चलो मेहरबानी उनकी भी, चौधरी साहब ने हमारी मदद की। फैसलाबाद में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोगों ने राशन लेके फनकारों को तकसीम किया है, और यकीन करें हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हम किसी से हाथ फैला के मांग नहीं सकते। आज हम किसी से मांगे कि कल हम हमारी बात पे कोई हंसेगा नहीं, कोई लाफ्टर नहीं देगा, ये वो लोग कहेंगे ये तो यार वही लोग हैं जो मांग रहे थे, ठीक है ना। हम लोग टैक्स देते हैं, जितना टैक्स हम देते हैं कोई भी नहीं देता। अब यकीन करें 25,000 रुपया वीकली हम 25,000 रुपया पर थिएटर वाले जमा करवाते हैं, ठीक है। 5 थिएटर हैं, 1,25,000 हो गया वीकली, महीने का लगा लें कितना हो गया, और डेली जो हमारा टैक्स जाता है 17%, ठीक है। 1 लाख का शो है तो 17%, अगर 10 लाख रुपया थिएटरों ने इकट्ठा किया है 1,70,000 उसमें टैक्स चला, डेली जाना है मेरे भाई, ये जाता है, ठीक है। अच्छा। तो क्या हम ये तो नहीं है कि खुदा के लिए तो इनसे भीख तो नहीं मांग रहे, रिव्यूज जाते हैं हमारे यार, सहूलत चाहिए हमें, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। यकीन करें इस टाइम हम बहुत बुरे हालात हैं आर्टिस्टों के, हम दिल की बात बता नहीं सकते आपको। हमारे घरों में क्या, हमारे दोस्त अहबाब ना होते तो हम तो मर गए थे, लेकिन अल्लाह की ज़ात है, रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है यार। हमें कोई इमदाद नहीं चाहिए, कोई गवर्नमेंट से, हमें सिर्फ थिएटर ओपन करें बस, हम अपना काम करें। हम पहले 20 लेते थे, महीने का हम 10 ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना, कि जितनी चादर होगी इतना पाँव फैला लेंगे। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट अगर थिएटर्स नहीं खोलती तो कोई लिस्ट तो बनानी चाहिए इनको कि इन आर्टिस्ट, ये वाले जो आर्टिस्ट हैं इनकी इमदाद करनी चाहिए। कर ही नहीं सकते मेरे भाई, आपने कितनी कोशिश की आपके चैनल से, ठीक है, हुई
ऐलान हो गया, कहाँ गए, हमें ईद चले गए, हमारे बच्चों ने पता नहीं कपड़े लिए हैं या नहीं लिए, क्या बताएं आपको, क्या बताएं। मेरे जैसे आर्टिस्ट मुझसे नीचे भी वाले भी हैं जो बच्चे थोड़े थोड़े पैसे लेते हैं, ठीक है, उन्होंने पता नहीं ईद पे कपड़े नए पहने हैं या नहीं पहने, उन्होंने अच्छा, बहुत सवैयां भी सारे खाई हैं या नहीं खाई, मुझे नहीं पता इस बात का भाई। मैं जिनके घरों में मैं पहले बताया हूँ मेरे दोस्त से, मैं क्या बताएं यार, छोड़ देना, टेंशन है। बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए नाज़रीन। और आर्टिस्ट जब भी आता है, लोगों को हंसाने वाला जब भी आता है, उसकी आंखों में आंसू देखने को मिलते हैं। तो इसका सेहरा, इनका कहना है कि सजता है तो गवर्नमेंट के सर सजता है। गवर्नमेंट को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए था कि कोई लाहेअमल ऐसा तैयार किया जाता जिससे ये आर्टिस्ट जो आज भूखे मर रहे हैं वो कुछ ना कुछ करके अपने घर का सर्कल चलाने वाले बनते। नाज़रीन, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट मौजूद थे और उनकी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। काफ़ी परेशान थे और इस कदर परेशान थे कि अपने हालात बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़िशान ने, जो कि डायरेक्टर हैं मुनव्वर थिएटर के। तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। ज़िशान, बड़ी ही बुरी सूरत हाल शहर की चल रही है। और नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मोहम्मद ज़िशान वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर जो है वो शर्ट्स बेचने का सिस्टम शुरू किया था और इनका पैकेज मैंने ही बनाया था, जिस पे वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन लेते हुए तमाम पंजाब के आर्टिस्ट जो हैं उनकी मदद करने का ऐलान किया था। लेकिन इनका कहना है कि मदद करने का सिर्फ ऐलान ही किया गया था, वो अमदाद इन तक अब तक पहुंची नहीं, जिसकी वजह से घरों के मसाइल इनके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ज़िशान, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं अंसार नकवी साहब जो कि त्यारा हादसा में इंतकाल कर गए हैं, मैं तो कहूँगा शहीद हो गए हैं, क्योंकि वो ड्यूटी के लिए ही जा रहे थे वहाँ पे कराची में। तो बहुत शफीक इंसान थे, बड़े प्यारे इंसान थे और आर्टिस्टों के लिए दर्द दिल रखने वाले थे। तो मैं इज़हार ताज़ियत करता हूँ सिटी नेटवर्क से 41, 44, 42, 24, मतलब पूरे सिटी के नेटवर्क के वो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थे गालबन। तो पहले तो मैं ताज़ियत करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको उनकी रहमत फरमाए। बहुत अच्छे और बड़े शफीक इंसान थे। तो दूसरी बात जो आपने अभी कही कि मैंने खुद ये लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी लगाई है, उस पर शर्टें बेची हैं, आपने ही पैकेज तैयार किया था, वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ, 24 पे भी चला। तो हुआ ये कि वज़ीर आला साहब उस्मान बुज़दार साहब ने उस खबर पे एक्शन लिया और उन्होंने दिल खोल के ऐलान कर दिया कि मैं 3000 फनकारों को 15 से 20,000 रुपये देने का ऐलान करता हूँ। बड़ी खुशी हुई कि यार हमारी जो हुकूमत है वो फनकारों के लिए दर्द दिल रखती है। चले 15-20 हज़ार रुपये में ये तो नहीं होता कि इंसान की ज़िंदगी बन जाती है, जो इतनी बड़ी अमाउंट तो नहीं है कि उसके साथ पूरी ज़िंदगी आप सर्वाइव कर सके। लेकिन ये ज़रूर है कि यार एहसास किया उन्होंने, फ़नकारों के लिए ऐलान किया और इस एहसास का सुनकर बड़ी खुशी हुई कि चले शुक्र है, मेरे लिए ना सही लेकिन मेरे जैसे बहुत से दूसरे और फ़नकार जो हैं जो मुझसे भी ज़्यादा परेशान हाल है, तो उनके लिए एक खुशी का लम्हा था। लेकिन वो खुशी आहिस्ता 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 जूं जूं दिन गुजरते गए, इंतज़ार और बढ़ता गया। और आपको पता है कि इंतज़ार जो होता है वो कितना तकलीफ़ देह होता है, और इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करते करते ईद आ गई और आज तक वो पैसे जो हैं वो किसी भी फनकार को, किसी टेक्नीशियन को, किसी गरीब आदमी को वो पैसे नहीं मिले। अफसोस, सद अफसोस कि खान साहब आपकी हुकूमत पे गरीबों को बहुत उम्मीदें थी और फनकारों को तो उससे भी ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि फनकार कहते थे कि पीटीआई आएगी तो हमारे काम की इज्जत होगी, हमारे फनकारों की इज्जत होगी। लेकिन खान साहब की हुकूमत आने के बाद हुआ ये कि फनकार बेचारे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं और लोगों को अब ऐसे हाथ करके मांग तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि अपनी जो उनकी देखने वाली नज़रें हैं वो किसी न किसी मुखय्यर हज़रात की तरफ ऐसे देखती हैं जैसे कोई उम्मीद लगा के बैठी हो। तो खान साहब, बुज़दार साहब, बराए मेहरबानी फरमाएं, अगर आपने ऐलान किया है तो उस ऐलान पे अमल भी करें। जो आदमी इसका अहल है, आपके कागजात में, आपके जो आपके पास डाटा है उसमें, तो कम से कम उसको तो नवाजें, उसको तो दें। शायद आपके 15-20 हज़ार से उसके घर का, किचन का जो मसला है वो हल हो जाए।
ईद तो लोगों ने ऐसे मनाई है कि जैसे ईद कभी आई नहीं होती। एक तो कोरोना का खौफ कि कोरोना की वजह से लोग परेशान हाल हैं, और दूसरा रिज़्क की वजह से, कारोबारी बंदिशों की वजह से परेशान हैं। और फनकारों का काम तब चलता है जब सारे कारोबार चलते हैं। आप कोई इवेंट देख लें, ईद हो, कोई भी इवेंट हो, तो उस पर फनकारों का काम चलता है, ड्रामे चलते हैं, थिएटर चलते हैं, एंटरटेनमेंट चलती है। तो चूँकि कारोबार भी बंद थे तो थिएटर भी बंद, थिएटरों की बंद होने की वजह से फनकार बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और ये परेशानी का आलम मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आप कभी किसी आर्टिस्ट के घर जाके देखें कि उस पर क्या बीत रही है, वो किस तरह अपना गुजर औकात कर रहे हैं, किस तरह अपने बच्चों को बहला रहा है कि कोई नहीं बेटा, कल ड्रामे खुल जाएंगे, मैं काम पे चला जाऊंगा तो मैं तुम्हें नए कपड़े भी ला दूंगा, बेटा कल ड्रामे खुल जाएंगे तो मैं तुम्हें नई जूती भी ला दूंगा। वो रोज़ इसी उम्मीद पे सोते हैं और इसी उम्मीद पे फिर उठ जाते हैं कि शायद आज ऐलान हो जाए। आज थर्सडे या जुमेरात है, तो आज भी वहाँ पे लाहौर में शिमला पहाड़ी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है आर्टिस्टों के हवाले से। तमाम आर्टिस्ट, तमाम प्रोड्यूसर, तमाम डायरेक्टर पंजाब के इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हुकूमत से अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी ड्रामों को खोल दें। अगर ड्रामों को नहीं खोलना तो इन आर्टिस्टों को मुतबादल इसका कारोबार, इसके मुतबादल कुछ उनकी माली मावनत कर दें, ताकि उनके घरों के जो चूल्हे ठंडे हुए पड़े हैं कम से कम वो तो चल सके, उनके घर के गुजर तो हो सके। क्या मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि जो कुछ हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत परेशान कुन सूरत हाल है इस वक्त हमारे शहर फैसलाबाद की, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं इस वक्त। शब्बीर आकाश हमारे साथ मौजूद हैं, फनकार एसोसिएशन के सदर भी हैं। शब्बीर, क्या कहेंगे आप, फनकार इस वक्त इस कदर परेशान है कि बच्चों की रोटी पता नहीं किस तरह से पूरी कर रहा है। भाईजान पिछले दिनों ना हमारे कुछ फनकार हैं कमालिए में रहते हैं, तो बिलीव नहीं करेंगे आप कि वो व्हाट्सअप मुझे करते थे ना, तो अपने बच्चों की कि वो उन्होंने बच्चों ने भी मुझसे कहा कि अंकल हमारे पास दूध के पैसे नहीं हैं। यकीन कीजिए, खाना वाना तो बड़ी दूर की बात है। वो कह रहे कि अंकल, छोटा सा बच्चा था उसका, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसने मुझे कहा कि शबीर भाई, कैसर पिया साहब ने कुछ पैसे भेजे थे फनकारों को दिए जब, तो उसने मुझे कहा कि भाई आए थे। मैंने कहा ठीक है, वो कैसर ने जो दिए थे वो तो दे दिए थे, फिर मैंने भेजा उसे, वो मेरे दोस्त हैं चौधरी साहब, मैंने उनसे कुछ पैसे लेके दिए, कुछ जिशान साहब ने, फिर अहमद नवाज नियाजी एक एक्टर है, उन्होंने बहुत एफर्ट की, शबार रशीद साहब, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा, नंदू लाल, इन्होंने एफर्ट करके हम लोगों ने अपने तौर पे फनकारों के घर में, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने एम सफदर साहब, मियाँ तनवीर साहब, हमने अपने घरों में नहीं रखा राशन। यकीन करें, आप बिलीव नहीं करें, हमने अपने घरों में हम रख सकते, हमें ज़रूरत थी, लेकिन हमसे भी बहुत आगे निकल चुके हैं लोग। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि मुझे नहीं पता कि वो जो बच्चा आज से 2 महीने पहले जिसके बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं, कह रहे हैं अंकल मेरे पास दूध के पैसे नहीं हैं, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं आर्टिस्ट इस वक्त कितना परेशान है। ऐसे लोग जिनके घरों में दूध के लिए भी पैसे नहीं है, वो भी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम तो कहाँ है वो, हम तो भाई कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमारे दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, बाप है, हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं, हमें नहीं यार। वो कौन से आर्टिस्ट हैं जो डेली वेज, अच्छा आप ये तो जानते हैं कि इसके अलावा जो वहां पे गेट कीपर हैं, हमारे कंटीन वाले हैं, गेट कीपर हैं, अमला है, बाहर वाले हैं, जो रिक्शे वाले आते थे, मेकअप मैन है जो डेली का 300 रुपया लेता, तो कहां गया होगा यार, वो क्या कर रहा होगा इस वक्त। वो तो उस वक्त भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल। तो भाई कोरोना से मरने से बेहतर है, तो इस तरह मरने से बेहतर है कोरोना से मर जाए, कुछ नहीं होता, मर जाना है ना, एक ना एक दिन मरना ही है ना। तो ये मर रहे हैं, हम बच्चे घर में मर रहे हैं, कोरोना से मर जाएंगे तो क्या होगा यार। हम आर्टिस्टों को खुदारा हमारे एसओपीज जो भी है उसके साथ हमारे थिएटर खोलने चाहिए, बस और कुछ नहीं हमें चाहिए। गवर्नमेंट से ना पैसे चाहिए, ना मदद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। खुदा की कसम हम हंसाएंगे लोगों को यार, जो लोग टेंशन में चले गए हैं हम उन्हें थोड़ा हंसा लेंगे यार, वो तफरीह मुहैया करेंगे, वो थोड़ा खुश हो जाएंगे, लोग अपनी डगर पे दोबारा आ जाएंगे। पता नहीं अब पब्लिक ने जितना डरा दिया है, जितनी डरी हुई पब्लिक है, दोबारा पता नहीं आना भी है इसने या नहीं आना, ये तो हमारे ही नसीब है ना। अब थिएटर अगर खोल भी दें तो ये तो हमारे ही नसीब है, पता नहीं पब्लिक ने आना भी है नहीं आना। एसओपीज के तहत हम चलते हैं, जो सैनिटाइजर करते हैं, जो मशीनें लगी होगी वो जो होती हैं वो भी करेंगे, सब कुछ करें।
लेकिन अब खुदारा हम तो आपके चैनल के हवाले से ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि प्लीज़ हमारे थिएटर खोल दें। हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, किसी से नहीं मांग सकते। एक आध दोस्त होता है जो किसी की हेल्प कर देता है, वो भी कितनी देर भाई। अच्छा एक काम होता है ना, एक काम बंद हो, सिर्फ हमारा थिएटर ही बंद होता है तो हम दोस्त अहबाब से मिलके यार पूरी दुनिया के काम बंद हो गया, अब तो पूरी दुनिया का खुल गया तो हमारा भी खोल दे भाई। आपने रश तो देखा ईद पे कितना रश था, लोगों को किस तरह आप चेक कर सकते हैं, एसओपी कैसे चल सकती है देख सकते हैं। हमारे थिएटर में तो हो सकती है, आप डेली चेक करें, 2 घंटे का काम, सिर्फ 2 घंटे, ठीक है। एक सीट छोड़ के एक सीट बैठे, इतने चैनल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं माशाल्लाह। चैनल पे शोज हो रहे हैं, इससे ऐसे 7 लोग इधर बैठे, 7 लोग इधर, मुकाबले हो रहे हैं, एंकर बीच में खड़ा है, 40-50 लोग कैमरे वाले वहां कहां गए अभी, वो भी तो कर रहे हैं ना, एसओपीज के तहत कर रहे हैं ना, खुशी हो रही है, वो कर रहे हैं, करना चाहिए। तो हमें भी इजाजत, वो तो फनकार हैं, वो कर रहे हैं, बड़े लोग हैं, वो चैनल पे कर रहे हैं। हम स्टेज पे करने वाले, लाइव करने वाले, हमारा प्रोग्राम करने वाले हमारा क्या है? हमारे तो बच्चे भूखे मर रहे हैं भाई। शब्बीर, इस दफा ईद की खुशियां मान पड़ गई भाई। मैं कहता हूं कपड़े ही नहीं नए सिलवाए, मेरे बच्चों ने लिए नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि मेरे दोस्त ने मुझे बहुत किसी चीज की कमी नहीं आने दी, लेकिन यार वो हम खुददार लोग हैं, हम नहीं किसी से हाथ फैला के मांग सकते। हम तो वो आर्टिस्ट हैं कि सेट पे खड़े होते हैं, हमें कोई खुशी से पैसे दे रहा होता है, हम कहते नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, खुदा की कसम। पैसे पकड़ा रहे होते हैं सामने से, अला यार तेरा नाम, और नाम नहीं असी भर सकते, छड़ दो यार, क्योंकि असी काम करन दे, ताड़ी मेहरबानी है, तुसीं सानूं पैसे खर्च के वेख रहे हो यार, असी तुहानूं हसाउण वास्ते बैठे। असी अगर थोड़ा बहुता हुण भी पब्लिक नूं असी हसावांगे, ठीक है, चेहरिਆਂ ਤੇ हम मुस्कुराहट आ जाएगी, 2 घंटे रिलैक्स हो जाएंगे। हर पासे तो मुसीबत ही मुसीबत है। शब्बीर, क्या कहेंगे, ये रियासत मदीना जिसका जिक्र किया जाता था, ये तो वक़्त हाकम ही बता सकते हैं जी। हम कासाए खलूस लिए दर बदर गए, आई नहीं प्यार की खरात हाथ आई तलब, बस यही कह सकता हूँ। आपने मतलब जितना मैं जानता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा सपोर्ट किया जी जी जी, हमने और इस कदर सपोर्ट किया, जो नून लीग के भी आर्टिस्ट थे आपने उनको भी साथ मिलाया कि नहीं इस दफा आएगा तो इमरान खान आएगा, चेंज देंगे, बिल्कुल चेंज। आप इवन जुगतों के अंदर भी लोगों को एक किस्म का माइल करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाएं, तो मुतमिन है हुकूमत से आप? हुकूमत से पहले हम मुतमिन ही थे। पहले हम जहाँ तक ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, जहाँ तक ये वबा आ गई है, उसके बाद एक मसला हो गया, तो हम ये कह रहे हैं ईद पे सबसे पहले हमारे साथ ज्यादती जो हुई ना, ईद पे हमारे ड्रामे खुलने चाहिए थे। एसओपीज जो भी देती गवर्नमेंट उसके मुताबिक हम ड्रामे खोलते, हमारे घरों में कुछ ना कुछ खुशी आती। जैसे कि जिशान साहब ने कहा है कि भी हम रोज़ाना अपने बच्चों को ये कह देते हैं कि सुबह खुल रहे हैं, और खुदा की कसम मैं यहाँ पे आया हूँ, आपकी कॉल आई है तो मैं आया हूँ, तो मैं घर में यही कह के आया हूँ कि इंशाल्लाह जुमे वाले दिन खुल जाएंगे, ठीक है। मतलब एक आस थी आपको और अभी भी है? लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा। पता नहीं जी क्या मसला है, हम तो कुछ कह नहीं सकते। हमें उम्मीद थी कि जब ये ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट खुलेगी उस वक्त हमारे जो थिएटर इजी खुल जाएगा। ख़ास तौर पे बच्चों का जो स्कूल है ये नहीं खुले, ठीक है, तो बच्चों का करके ज़रा ज़्यादा होता है। तो ये तो यार एक हॉल है, उसमें 500 सीट है, आप 250 लगा देते हैं, उसमें हिफाजती तदबीरें जितनी भी है उसके मुताबिक चलते हैं, तो कोई इशू नहीं। डेली आप ये 2 घंटे के लिए जब भी आए, मतलब SHO हमें चेक कर सकता है। वैसे जितने भी वहाँ पे हमें चेक करने के लिए कमेटीज आती हैं या DC साहब के बंदे आते हैं, वो उसी वक्त चेक कर सकते हैं। जब वो किताब भरते हैं, टैक्स लेते हैं, तो वो डेली हो सकता है। के लिए गिनती करते हैं कि हॉल के अंदर कितने लोग बैठे हैं, कितने, जी, उससे ही पता चल सकता है, उसी टाइम पता चल सकता है। आप जाते हैं, आप चैनल वाले जाते हैं, देखते हैं, ठीक है, हम कवरेज करते हैं आप लोग हमें, तो आप दिखा सकते हैं भाई ये क्या हो रहा है। अगर वो SOPs पे जो थिएटर नहीं करता उसे बंद कर दें, लॉक कर दें। तो अभी तो इमरान खान साहब सॉरी ये भी कह रहे हैं कि भी ये तो सालों हाल चलेगा, ये साल चलेगा। कभी कह देते हैं ये अपनी जिंदगी के साथ चलेगा, तो यार जी साल अगर चलेगा तो फिर साढ़े नाल चलन दो, सानू भी चलन दो। साल जी चलना है, साल कहते चलना, तो फिर साल तो सानू चलन दो इस तरीके ना। जिशान, आप क्या कहेंगे इस मौजूदा सूरत हाल के ऊपर? आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके घरों के किराए भी हैं,
बिजली के बिल भी हैं और खाने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ राशन चाहिए। ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन वो पूरी ही नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे इस सवाल? देखें जी, फनकार जो होता है ना वो हुकूमत का फ्रंट लाइन सिपाही है। जब भी हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है फनकार की, तो फनकार सरखम तस्लीम करता है कि हम हाजिर हैं। वो चाहे बाहर के ममालिक में जाकर पाकिस्तानी सफ़ीर कहलवाए, या मतलब अपने राइटर अपनी कलम के ज़रिए कोई शायरी के अंदाज में फ़ाइट करे, चाहे कोई गा के अपने जज्बात का इजहार करे, चाहे कोई ड्रामा करके अपने जज्बात का इजहार करे। तो फनकार जो होता है वो फ्रंट लाइन सिपाही होता है अपने मुल्क के लिए। और जब भी कभी कोई ऐसा मौका बनता है तो हमें आर्ट्स काउंसिल से और डीसी ऑफिस से फ़ोन आता है कि जी आपने कश्मीर डे पे ड्रामा करना है। हम फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे ड्रामा करते हैं, और थिएटर भी आप ही का यूज़ होता है, आर्ट काउंसिल के थिएटर लिए? भी हमारा यूज़ होता है और उस पर ड्रामा भी करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। उसमें यह है कि आर्ट्स काउंसिल या दूसरे इदारे अपने कोई उस पर कोई बना के पैकेज तो वो हुकूमत से पैसे ले रहे हों, तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जब कोई ऐसा मौका आता है कि जहाद के हवाले से आपने कुछ कहना है तो हमें ड्रामा करने के लिए कहा जाता है, हम मानते हैं, जाते हैं, ड्रामा करते हैं। और जब भी कोई 23 मार्च का इवेंट आ जाए, 14 अगस्त का इवेंट आ जाए, कोई भी इवेंट ऐसा हो, तो उस पर हमेशा फनकारों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, फ्री ऑफ कास्ट काम किया है, ड्रामे किए हैं, उसके एवज कोई मुआवजा नहीं लिया। जब फनकार हुकूमत के साथ इस तरह चलता है, जब आपका बिल्कुल आप जो है ठीक कह हम रहे हैं मानते निशान साहब। हैं। इसी गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ शब्बीर आकाश और ज़िशान मौजूद थे। मौजूदा सूरत हाल जो फ़नकारों की चल रही है उसके हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी और शब्बीर आकाश आपदीदा हो गए थे फ़नकारों की मौजूदा हालात बताते हुए। उनका कहना है कि उनके खुद के हालात बड़े बुरे हैं, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि उनसे भी ज़्यादा बुरे हालात में जी रहे हैं। इनका कहना था कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की वजह से कुछ सिस्टम इन्होंने अपने घर का चला लिया था, लेकिन बहुत सारे फनकार ऐसे हैं जिनके दोस्त अहबाब भी नहीं थे, रिश्तेदार भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं थे। वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और 2 वक्त की रोटी खाना भी उनके घरों में मुश्किल हो चुकी थी। तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शब्बीर, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? फनकार जो है वो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरता है, लेकिन आज उसकी ही आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आपकी आंखों से भी आंसू निकले आज? बस हो जाता है ये जी, कभी कभी ज़िंदगी के नशेब व फराज हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन ये है कि अभी पिछले दिनों हम फनकारों ने जब एहतजाज किया तो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कमेंट्स नेगेटिव आ रहे थे ना फनकारों के लिए, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मैं उन लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ यार, वो भी फनकार थे, मैडम नूरजहां, मलका तरन्नुम, ठीक है। 1965 की जंग में उन्होंने फ्रंट फुट पे जाके कौमी तराने, ए वतन के शर्जीले जवानों, हाँ, मेरे नगमे तुम्हारे लिए, शजीले जवानों, ये मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, तू लभदी फिरे बाजार के कुड़े, ये सौदे नगद भी नहीं मिलते, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, ठीक है। धन भाग ने उन्हां मावां दे, हाय हाय जिन्हां मावां दे जाए ने, हाय, धन भाग ने उन्हां भैणां दे जिन्हां गोदियां वीर खड़ाए, सुभान। ठीक है। ये मैडम नूरजहां सी, अद्धी जंग उन्होंने जिताई सी। 17 इम्तियाज, 17 जुरत, ठीक है जी। मैं बहुत सारे फिर सदर साहब उस दौर ਦੇ सदर अयूब साहब ने मेरा ख्याल ऐलान ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਨ ਮੈਡਮ ਮਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, सरकारी छुट्टी है। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਗਈ, 27ਵੀਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਰਾਤ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਸੀ, ਮਸੂਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਾਨੇ ਗਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਤਰਾਨੇ, ਖੂਨ ਗਰਮਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਗਰਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ टीवी देख लो, घरां च देख लो, टीवी के मुताबिक आप एंकर हैं, आप फनकार हो। कोई बंदा ये कर सकता काम? आम बंदा के बस की काम बात ही नहीं। मैं इंडिया में गया हूँ, तो बुजुर्ग थे गुरदासपुर में, सिख थे, वो मुझे कहते महाराज एक गल तो दसो कि तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ कोई भगवान बोलता? मैं कही किस तरह? कहते मैनू
70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ। ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਕ ਫੜਾ ਦੋਗੇ, ਕੈਮਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ। ਫਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮਹਿਦੂਦ ਨੇ? ਫਨਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਈ ਜਿੱਥੇ 22 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ 3000 ਫਨਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। 3000 ਵਾਸਤੇ ਇਮਦਾਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਐਂਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਐਂਕਰ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤਫਰੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਰੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਸਿਰਫ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਫਟਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਜ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਨੇ ਹਾਂ। हंसनगे कुछ, लेकिन ਅਸੀਂ आप रो रहे हैं, की करिए। ज़ीशान साहब, आप क्या कहेंगे इस मौजूदा सूरत हाल पे? बिल्कुल इनका भी एक हद तक कहना ठीक है कि जब किसी शख्स को खुशी महसूस होती है, अगर वो बीमार भी है तो तंदुरुस्त हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हम तो फनकार जो हैं वो लोग ना अपनी टेंशनें परेशानियां दूर करने के लिए थिएटर का रुख करते हैं, और पाकिस्तान में वाहिद इंटरटेनमेंट सिर्फ और सिर्फ थिएटर है, उसके अलावा कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। यहाँ पर पिक्चर है, सिनेमा में मूवी लग जाती है तो उस पर चले जाते हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ थिएटर है। तो थिएटर को बहाल करने का मतलब ये है कि लोग जो कोरोना की वजह से परेशान हैं, जो मतलब कोरोना की वजह से कारोबारी मामलात में परेशान है, जो जो भी परेशानियाँ हैं, तो इस वक्त में तो लोगों को हंसाने की ज़रूरत है, उनकी टेंशनें दूर करने की ज़रूरत है, और वो वह ज़रिया जो है वो थिएटर है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप बता दें कि सोच के कि यार थिएटर बंद कर दें, चले ये चला लेते हैं, इससे लोगों की टेंशन जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी। कोई भी नहीं है ऑप्शन हमारे पास इसके अलावा। थिएटर ही वाहिद एक ऑप्शन है कि इसको चलाया जाए ताकि लोग आएँ, और लोग ये कोरोना जो चल रहा है, कोरोना का ख़त्म हो जाए, लोगों को जहन से खौफ निकल जाए और थिएटर चल पड़े। और थिएटर चलने की वजह से बहुत सारे ख़ानदानों के रिज़्क लग जाएगा, लोगों के घर आबाद हो जाएंगे। एक थिएटर के साथ कमो बेश 100 आदमी, 100 ख़ानदान मुंसलिक होता है। बिल्कुल। और वो 100 ख़ानदान जो है वो इस वक्त घरों में पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप क्या कहेंगे, पैगाम क्या देंगे गवर्नमेंट को, इस वक्त क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट से मैं इल्तिजा करूँगा, ये गुजारिश करूँगा हाथ जोड़ के कि खान साहब खुदा के लिए थिएटर्स को चला दें, जिस तरह आपने बाकी कारोबार SOP के तहत चलाए हैं कि आप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कोरोना को छुट्टी दे देते हैं, तो थिएटर में भी छुट्टी दे दें। वो तो होता भी रात का है मेरा ख्याल। हाँ जी, रात का है। लोगों 2 घंटे का भाई, 2 घंटे का कोरोना की छुट्टी मिल जाती है ना 9 से 5। और बीच में ये भी हुआ कि 10 बजे तक उन्होंने ऐलान कर दिया, 10 बजे तक कोरोना को छुट्टी दे दी। तो ये 4 दिन लॉकडाउन है, तो 4 दिन खुला है, तो 4 दिन के लिए यार खुदा के लिए भी कोरोना जो अगर ये कारोबारी लोगों के लिए खतरनाक नहीं है तो ड्रामों के लिए खतरनाक है। 2 घंटे उनको भी छुट्टी दे दें ताकि कोरोना छुट्टी कर जो ड्रामा हम कर ले। खुदा के लिए कुछ सोचें। आपने मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए बड़ा अच्छा सोचा है। मेरे ख्याल में सिर्फ सोचा या दिया किसी को कुछ नहीं है। चलें शबीर साहब, 1 मिनट रह गया, मैं चाहता हूँ 30 सेकंड में आप भी कोई पैगाम अगर गवर्नमेंट को देना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म साहब से कि प्लीज़ खुदारा फनकारों पर तरस खाएँ। और कल से जुमा है हमारे, आपने एक ऐलान भी किया हुआ है कि ईद के फ़ौरन बाद जो रेस्टोरेंट हैं और क्या नाम है उसका,
थिएटर खुल जाएंगे। तो प्लीज उस ऐलान को पूरा किया जाए और पूरा जो किया मसाइल जाए, हैं तो उनके हमारे हल थिएटर किए को जाए हम दुआएं देंगे, और खुदा दुआएं की कसम। देंगे। और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नाज़रीन का कहना है कि जो ऐलान किया गया है कि इनको पैसे अमदाद के जरिए दिए जाएंगे, 3000 आर्टिस्ट हैं उनको भी दे दिए जाएं ताकि वो अपने घरों का सर्कल चला सकें। तो इसी के साथ नाज़रीन हम आज ज़िशान साहब और शब्बीर साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपसे इजाजत चाहूंगा। Thank you, sir. और Thank you, sir. नाज़रीन आपसे भी इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।